नमस्कार दोस्तों। क्रिएटर आईवाईएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम पहुंचे इतिहास और संस्कृति के शहर आगरा, जहां हमारी मुलाकात हुई उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से। इस खास पॉडकास्ट में हमने उनसे बात करी मुस्कुराता भारत के सपने पर और आने वाले नववर्ष के लिए उनका विजन और संदेश भी जाना। पॉजिटिव सोच, देश का भविष्य और नई शुरुआत। ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आगरा में हूँ और आगरा में मेरे साथ हैं उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी। बहुत सर, आपका सबसे पहले तो मुस्कुराता भारत के इस खास शो में हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी बेहतर भविष्य के लिए और पब्लिक के लिए। जो आप काम कर रहे हैं वो निरंतर होता रहे और पब्लिक के व्यूज, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो योगेंद्र उपाध्याय जी को ज़्यादातर पब्लिक मेरी नज़र में, जो मैंने सर्वे किया है, घर का आदमी मानती है, कभी भी आ जाती है, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। तो मुस्कुराता भारत के इस खास शो में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं बोलता हूँ, इसीलिए मेरे जो इस खास पोस्ट का पॉडकास्ट का नाम है वो है मुस्कुराता भारत। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि एक मंत्री होने के नाते आपकी जब सुबह की शुरुआत होती है तो किस प्रेरणा से होती ईश्वरी प्रेरणा से होती है, क्योंकि म- मानव सेवा ईश्वर की सेवा है। और जो भी आवश्यक, जिसको ज़रूरतमंद है या दुखी है, अपने किसी काम से हमारे पास आता है, तो ये सौभाग्य हमको ईश्वर ने दिया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ईश्वर ने जो सौभाग्य दिया है उसका अधिकतम उपयोग कैसे हो, यह प्रेरणा में जो काम करने को प्रेरित करती है। है? इस कैलेंडर में मंत्री जी, मैंने एक शब्द लिखा है, दुर्लभम भारतीय जन्म। एक कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, मुझे गर्व है इस बात का कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर हमने जन्म लिया। ये वो भूमि है जिसका मुकुट हिमालय है, चरण जिसके सागर पखारता है, जिसकी धरती पर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, घाघरा जैसी पावन धाराएं बहती हैं, जिस भूमि पर बड़े बड़े ऋषियों ने जन्म लिया, बड़े बड़े विद्वानों ने जन्म लिया, और यहाँ तक कि ईश्वर ने स्वयं यहाँ पर जन्म लिया। राम, कृष्ण और शिव तीनों के प्राकट्य यदि हुए, जो स्वयं में ईश्वर थे। वरना जो भी अन्य धर्म है, कहीं पैगंबर आए हैं उनके खुदा के, या कहीं खुदा का बेटा आया है, यहाँ पर स्वयं ईश्वर आया है। तो ऐसी भूमि पर जन्म लेना एक दुर्लभ है और ईश्वरी कृपा है। ये हमारे पूर्वजों के कुछ पुण्य कर्म होंगे, और या हमसे कुछ पिछले जन्मों में अच्छे कर्म हुए होंगे, जो ईश्वर ने हमको भारत जैसी भूमि पर जन्म दिया है। श्रीमद् भागवत गीता पे मैंने बहुत लोगों के, आप जैसे लोगों के शब्द लिए। हमारे देश में उस भगवत गीता को कहा जाता है कि वो भगवान योगीराज, भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के मुख के निकले हुए शब्द हैं। क्या बोलेंगे भगवत गीता पर? निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने इस गीता के माध्यम से, जो गीता में संकलित है, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि दुनिया का इससे बड़ा मोटिवेटर नहीं हुआ जो कृष्ण हुए थे। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब हताश, निराश, हतोत्साहित अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और उसे अपने कर्म के लिए प्रेरित करने की जो प्रेरणा दी, जो उपदेश दिए, वो गीता कहलाई, बाद में संकलित हुआ उसमें, वो उपदेश है गीता के। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर का उसमें उद्बोधन है, तो उससे बड़ी मोटिवेट का कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। इसलिए गीता पूरे विश्व में मानी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पे मैंने इस कैलेंडर में जय माँ भारती का फोटो दिया हुआ है। शुरुआत मैंने वहीं से की है, तो मैं भी नमन करता हूँ और मैं चाहूँगा मंत्री जी भी जय माँ भारती को नमन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों को एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा देता है और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। इस भूमि को मातृभूमि मानता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक समय लिखा है कि जब, यद्यपि उन्होंने सिर्फ 50 वर्षों के लिए लिखा था, लेकिन आज भी उनके विचार चिर यौवन विचार, मैं उनको इसीलिए कहता हूँ कि आज भी उनके विचार युवाओं को वही प्रेरणा देते हैं, वही ऊर्जा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि आने वाले 50 वर्षों तक हिंदुस्तान के नौजवानों को भूलना होगा
कि कोई उसका इष्ट देव है या इष्ट देवी। और यदि इष्ट देव है तो भारत राष्ट्र और इष्ट देवी है तो भारत माता। तो ऐसे उस पर इसी को आराध्य मानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और तभी उसकी जो प्रार्थना है उसमें भी नमन उनको है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे पतत्वे शिकायो नमस्ते नमस्ते। यानी इस मातृभूमि को नमन है, वंदन है, ये उनका प्रार्थना है। आज की युवा पीढ़ी इस भागती दुनिया में बहुत तेजी से, उत्तर प्रदेश की पब्लिक भी जहाँ के आप मंत्री हैं, बहुत तेजी से कदम मिला रही है। उच्च शिक्षा का भविष्य, एक मंत्री होने के नाते आपने कितना डेवलप किया और भविष्य में आपके क्या प्लान है और किस तरह आप उत्तर प्रदेश की शिक्षा को देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा का दुर्भाग्य था, बल्कि किसी भी प्रदेश और देश की जनता का दुर्भाग्य होगा यदि कोई राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए कहे कि आप मुझे सत्ता दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। उन सभी कानूनों को खत्म कर देंगे जो नकल करने के में अवरोध पैदा करती हूँ। जी। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये था कि मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हें नकल का अधिकार दूंगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था योगी जी के सरकार में मिली। अब उसमें कितना तेजी से सुधार हुआ है, इस बात की कल्पना इसी से की जा सकती है कि उसमें गुणवत्ता में सुधार और उसके शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार और विस्तार, ये दो काम पिछले 4 वर्षों में हुए हैं। जैसे इससे पहले, योगी जी की सरकार से पहले, उत्तर प्रदेश में 6 मंडल ऐसे थे, यानी कमिश्नरी ऐसी थी जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। अब आप सोचिए कि ऐसे कमिश्नरी में हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय नहीं। मंत्री जी, इसीलिए मैंने ये आपका पॉडकास्ट रखा है। लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि कमिश्नरी में विश्वविद्यालय ही नहीं है। जी। और अब पिछले 4 सालों में हर कमिश्नरी में एक एक सरकारी विश्वविद्यालय हो गया। बल्कि मैं कहूं कि योगी जी के कार्यकाल में 8 नए सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। अब कोई कमिश्नरी ऐसी नहीं है जो सरकारी विश्वविद्यालय से वंचित हो। दूसरी ओर निजी विश्वविद्यालयों की, आज योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था जो चाक चौबंद हुई है, उससे यहाँ इन्वेस्टर्स भी आए और अच्छे अच्छे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय अब उत्तर प्रदेश में आकर निजी विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में मात्र लगभग 29 निजी विश्वविद्यालय थे, आज 52 निजी विश्वविद्यालय बन चुके हैं और कम से कम 6-7 लूप लाइन में है जिनको कभी भी ये एलओपी मिल सकती है। और इन सब इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जेएसएस विश्वविद्यालय, गलगोटिया, इस टाइप के विश्वविद्यालय आ चुके हैं। अब उच्च शिक्षा का विस्तार हो रहा है, गुणवत्ता में सुधार। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए बताऊं आपको कि योगी जी के राज से पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करता था। कोई आज अगर हम नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो वो पब्लिक के लिए, जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, बोर्ड लगे रहते हैं नैक प्लस। हाँ, वही बता रहा हूँ अब आपको। आज उत्तर प्रदेश में 6 सरकारी विश्वविद्यालय A++ नैक रैंकिंग में है, 2 सरकारी विश्वविद्यालय A+ रैंकिंग में है और 2 सरकारी विश्वविद्यालय A रैंकिंग में है। निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो 7 विश्वविद्यालय A+ में है और 5 A+ में है, A में है। यानी इससे पहले एक भी ऐसा नहीं था। यूजीसी ग्रेड 1 एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का इसमें नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय यूजीसी ग्रेड 1 में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में एक भी नहीं था, जी। आज 3 विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में है। क्यूएस एशिया में 3 विश्वविद्यालय है। इस तरह उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत, बहुत छोटे में, आपको क्या लगता है? युवाओं की सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए कि एक तो राष्ट्रवाद और दूसरा शिक्षा। यदि राष्ट्रवाद उनके अंदर में होगा और शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो एक दिशा मिलेगी उनको काम करने की शिक्षा से, और राष्ट्रवाद एक सकारात्मक दृष्टिकोण देगा। एक किताब जिसने आपकी सोच बदल दी, आपको लगता है लोगों को कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, खासतौर से युवाओं को? एक मंत्री होने के नाते मैं आपसे एक संदेश दिलवाना चाहता हूँ। शिवानी ने और किशन चंद्र ने बड़ा अच्छा लिखा है। वैसे तो उपन्यासों में बात करें तो इनकी किताबें, शिवानी की अपराधी ने एक किताब है, वो बहुत अच्छी है। ऐसे ही प्रेमचंद की गोदान, वो ऐसी किताब है जो कि आम जीवन के, व्यक्तिगत जीवन को, आम जीवन को उजागर करती है, उसकी साइकोलॉजी को
बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पेश किया है, इसलिए वो गोदान पढ़नी चाहिए। अविरल गंगा, बहती हुई गंगा माँ, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा उसी तरह से बहेगी? बिल्कुल, उच्च शिक्षा जिस हिसाब से बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, ये रैंकिंग का क्या असर होता है। लखनऊ एक विश्वविद्यालय का उदाहरण दूंगा। लखनऊ में 4 साल 5 साल पहले तक विदेशी 80 छात्र पढ़ते थे, आज 8,000 छात्र पढ़ने आ रहे हैं। ये उच्च शिक्षा का बढ़ता हुआ योगदान है उत्तर प्रदेश का। क्योंकि मैं मुस्कुराता भारत पर काम कर रहा हूँ, विधायक जी मुस्कुराते कब हैं? हम जब मुस्कुराते हैं, जब हमारे कार्यों से किसी जनता का काम होता है, उसको जो सुख मिलता है, तो वो हमें आत्मिक रूप से सुख देता है, मुस्कुराने की प्रेरणा देता है। विधायक जी जब गुस्सा आती है तो कौन सा गाना गुनगुनाते गुस्से में तो गाना तो नहीं गुनगुनाते, गुस्से में कोई गाना नहीं गुनगुना सकता। हैं? जी, तो विधायक जी क्या करते हैं? आप मंत्री हैं, क्योंकि आपको ना सब तरह के लोग मिलते हैं, खट्टे मीठे सब तरह के अनुभव आपको मिलते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी पद होता है, ये एक बहुत बड़ा पद होता है ना? तो इसमें जब गुस्सा आती है तो क्या करते तो शांत हो देते थोड़ी देर, हैं? और 1 से लेकर 100 तक की गिनती करते, जिससे गुस्सा शांत हो जाए। शिक्षा और मुस्कुराहट, इन दोनों को कहाँ पाते हैं? शिक्षा के बिना मुस्कुराहट जीवन में आ ही नहीं सकती। अगर आदमी शिक्षित नहीं होगा तो उसका जीवन अंधकार में होगा। घड़ी घड़ी घर हर कदम पर उसको परेशानियों को झेलना पड़ेगा। शिक्षित मनुष्य के हर अपनी समस्या का समाधान खोज लेगा, इसलिए वो मुस्कुराहट की बायस बनेगा। विधायक जी इसमें एक शब्द दिया है मैंने, जय हो, बच्चियां हंसती हुई। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है आज की डेट में, जब मैं रोडों पर रहता हूँ रात में, तो मुझे बच्चियां आइसक्रीम खाती हुई भी दिख जाती हैं, पार्कों में भी घूमती हुई दिख जाती हैं। जय हो शब्द मैंने जो दिया है, आप क्या मानते हैं योगी जी ने कितना इस जय हो शब्द को फैलाया है? मोदी जी के और योगी जी के राज में मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया और लोगों को दिया कि बच्ची बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एक उस वो प्रेरणा बनी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बच्चियों के लिए। और दूसरे जो कानून व्यवस्था चाक चौबंद की उत्तर प्रदेश ने योगी जी की सरकार में, उसका यही उदाहरण काफ़ी है कि आज रात के 2 बजे भी बच्ची अगर निकलती है तो किसी बदमाश की या असामाजिक तत्व की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो ऐसा कोई हरकत करे कि अगले चौराहे पर यमराज उसकी प्रतीक्षा करे। 2026 के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नववर्ष आने वाली है। 2026 नया वर्ष है, हमको अपनी जिम्मेदारियों का, देखिए राष्ट्रभक्ति ठीक है, हमारी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा हमारे सैनिक होते हैं, लेकिन हमको जो जिम्मेदारी समाज ने दी है या समाज से हमने ली है, हम उसका ईमानदारी से, समर्पित भाव से और पूरी सेवा भाव से अनुपालन करें, तो ये देश के लिए हमारा समर्पण होगा। राष्ट्रभक्ति की यही परिभाषा है। मुस्कुराता भारत की टीम से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी टीम में मैं अजय शर्मा, ये गौरव मिश्रा बिहार से है, और ये दोनों उत्तर प्रदेश से, फर्रुखाबाद से, और ये नोएडा से है। क्या कहना चाहेंगे मुस्कुराता भारत की टीम से? हम किस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उच्च शिक्षा में आपके दिए हुए वाक्य हमारे बहुत काम आएंगे। आप एक लघु भारत का आपने परिचय दे दिया मुझको कि ये इस कोने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो उसमें यह है कि जो आप काम कर रहे हैं वो राष्ट्रहित का काम है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसका प्रसार और प्रचार होना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना युवाओं में आए, जनता के अंदर आए। विधायक जी आपने समय दिया, मंत्री जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।